आ गए बच्चा पार्टी में। पता नहीं क्या कर। हाँ आ रही हूँ माइक के साथ। हेलो हेलो बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? स्नेहा आवाज आ रही है? बेटा टुडेज माय टॉपिक इज कॉनिक सेक्शन। व्हाट्स द कॉनिक सेक्शन? सब सीधा सीधा जो कॉनिक सेक्शन है हमारा रिलेट करता है किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और स्ट्रेट लाइन से। जो हमने कुछ चीजें पढ़ी है प्रीवियस से उन्हें ऐड करते हुए हम आगे चलेंगे। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई, दीज आर कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन बाय ए प्लेन। एक राइट सर्कुलर कोन को यदि किसी प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर दे तो जो कर्व्स बनेंगे वो कॉनिक सेक्शन के पार्ट्स होंगे। एज लाइक यहाँ पे देखो सेक्शन ऑफ कॉन लिखा हुआ है मैंने। एक स्ट्रेट लाइन है एल, एक अनदर लाइन है एम जो इसको इंटरसेक्ट करे वी पॉइंट पर, और एल एम के साथ कोई एक एंगल बना रही है जिसको हमने अल्फा से यहाँ पे डिनोट किया है कि अल्फा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली। यदि हम इसको लाइन एम को जनरेट कराएं, इस तरह से रोटेट कराएं, तो वो कौन सी शेप बन के आती है हमारे पास? कौन बनती है। देखिए एज लाइक इट कुछ इस तरह की शेप बन के आएगी। ये लाइन रिमूव करते हुए इस तरह से जब चलेगी तो ये जस्ट इमेजिन आपको करना है कि यहाँ पर कौन सी शेप बन के आ रही है। ये चीज 3D फिगर्स में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग प्लेन फिगर पर नहीं दिखा पाते, इसलिए हम लोगों को इमेजिन करना होता है कि किस तरह की फिगर बन के आ रही है। यहाँ पर ये लाइन एल है जो ऑलरेडी फिक्स है, इसको हमने एक्सिस बोल दिया। लाइन एम है जो मूव कर रही है तो डेट मीन जनरेट बोल दिया। ये एंगल बना रहा है अल्फा, वी यहाँ पर इसका वर्टेक्स ले लिया। अब इसमें 2 पार्ट्स बन रहे हैं, तो जो 2 पार्ट्स है इसको तो बोलेंगे अपर नैप, ऊपर वाले को बोलेंगे हम अपर नैप, और नीचे वाले को हम बोल देंगे लोअर नैप। अपर नैप और लोअर नैप। जब हमारे पास एक फिक्स लाइन, एक अनदर लाइन जो लाइन जनरेट कर रही है, तो जब जनरेट करेगी इसको फ्रीली तो वो कौन क्या बनाती है? कौन बनाती है। इसमें 2 पार्ट बन रहे हैं, ऊपर वाले को अपर, नीचे वाले को लोअर, साथ में वर्ड क्या आ गया? नैप। इट्स एक्सिस, ये जनरेट और ये अल्फा। अब डिपेंड करता है, जैसे अभी यहाँ पर वर्ड कहा गया कि एक राइट सर्कुलर किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? प्लेन के साथ। अब प्लेन के साथ वो किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है और कौन कौन सी शेप्स बनेंगी। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आएगी शेप सर्कल की। सबसे पहले सर्कल, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में, बेटा एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेंगे क्योंकि फिगर्स को एकदम यहाँ पर बोर्ड पर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पेज नंबर 238 का फिगर नंबर 1, पेज नंबर 238 फिगर नंबर 1, यहाँ पर ये ऑलरेडी फिगर बनी हुई। जब हम इसमें एक प्लेन को इसके अंदर करेंगे, रखेंगे, प्लेन से इसको इंटरसेक्ट कराएंगे, तो प्लेन को इंटरसेक्ट कराने पर एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे एंगल होंगे उस तरह की शेप बन के आएगी। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 237 पर ए पार्ट पे लिखा हुआ है कि यदि बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, बीटा इज 90 डिग्री, तो जो हमारे पास शेप बन के आएगी वो क्या बन के आएगी? 90 डिग्री। अब ये बीटा कहाँ से बन के आएगा हमारे पास? देखिए हम लोगों ने इसमें एक प्लेन इंटरसेक्ट करा दिया। सपोज मैं इसी में कोई प्लेन दिखाती हूँ, ये 3 इस तरह से, ये प्लेन यहाँ पर इंटरसेक्ट कराया, तो यहाँ पर जो एंगल अल्फा, ये वाला पार्ट हमारे पास कौन है? दिस पार्ट इज अल्फा। दैट मीन्स लाइन एल और एम के बीच में कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। लाइन एल और ये जो प्लेन है, ये जो एंगल बना रहा है, इसको हमने बीटा यहाँ पर कहा है। दिस इज बीटा। अगर इस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, प्लेन बना हुआ। तो तब हमारी जो शेप यहाँ से निकल के आएगी, जस्ट इमेजिन करके देखो, आप लोग घर पर भी कभी सैलेड कट करते होंगे तो कुकुम्बर लेते हैं ना, तो उसको जब हम कट करते हैं स्ट्रेट लाइन में कट करते हैं, जब हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो वो हमारा सर्कल की शेप आती है।
जब उसके एंगल को थोड़ा सा आप चेंज कर देते हैं तो वो ओवल शेप हो जाती है, शेप में चेंजेस हो जाते हैं ना, तो सेम यहाँ पर भी यही है। यदि हम उसको बिल्कुल इस तरह से कट कर रहे हैं तो वो कौन सी शेप आएगी, सर्कल की शेप आती है। आप लोग फिगर को बहुत ध्यान से एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ से जो फिगर निकल के आएगा वो कौन आएगा हमारे पास, ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये कौन सी शेप आएगी निकल के, सर्कल की। फर्स्ट क्लियर। सेकेंड, अब हमारे पास ये कि यदि बीटा की वैल्यू को चेंज कर दें, बीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो क्या बनता है, सर्कल। आपके पास एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन हो गया कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रहेगी यदि हमें सर्कल बनाना है। सेकेंड हमारे पास है कि अल्फा और जो बीटा की वैल्यू है वो 90 और अल्फा के बीच में यदि लाई कर रही है तो कौन सी शेप बनती है, वो बनती है इलिप्स की शेप। ये सारी फिगर्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ते चले जाएंगे। इसमें बनते हैं इलिप्स। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही देखेंगे फिगर नंबर जो सेकंड है 11.5। एंड थर्ड, यदि हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा यदि होता है तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। बेटा इलिप्स की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ इलिप्स की शेप किस तरह की होती है। इलिप्स की शेप कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा इक्वल होते हैं तो बनता है हमारे पास क्या, पैराबोला। अब पैराबोला किस तरह की शेप में होगा, हो सकता है इस तरह की शेप में पैराबोला बन जाए, ठीक है। इसके अलग अलग केसेस होंगे, वो भी आप लोगों को सारी चीजें जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी पूरे डिस्क्राइब करते चले आएंगे। अभी केवल आप ये समझ लो यदि अल्फा और बीटा इक्वल होंगे तो पैराबोला की शेप बननी है। एंड नेक्स्ट फोर्थ वाला है आपके पास, यदि बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा के बीच में लाई करती है और बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल भी होगी तो ये कौन सी शेप बनती है आपके पास, हाइपरबोला की शेप बनती है। 4 केस है। फर्स्ट केस है यदि बीटा की वैल्यू 90 तो सर्कल। सेकंड केस है आपके पास यदि बीटा की वैल्यू अल्फा और 90 के बीच में लाई करती है तो क्या बनता है मेरे पास, एलिप्स। थर्ड मेरे पास है यदि अल्फा बीटा दोनों इक्वल है तो पैराबोला बनता है। एंड फोर्थ, यदि 0 के इक्वल है बीटा की वैल्यू या 0 अल्फा के बीच में लाई कर रही है तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। ये चारों कंडीशन हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू आ सकते हैं। सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन है, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन that are equal distance from a fixed point in a plane। ये एक प्लेन है मेरे पास, यहाँ पर मैंने O ले लिया जो फिक्स पॉइंट है, उससे P1 तक का डिस्टेंस क्या है R, P2 का डिस्टेंस कितना है R, P3 का डिस्टेंस कितना है R। सबके डिस्टेंस क्या है, इक्वल। यदि वो इक्वल डिस्टेंस होती है और इन सबको यदि मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो जो शेप बन के आएगी उसको कहते हैं हम सर्कल। या मैं भी कह सकते हैं OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3। इसको अदर तरीके से देखना है क्योंकि एक प्लेन फिगर में होता है, डेट मीन्स एक्सिस होंगे, ये सर्कल हो गया। यहाँ सेंटर होगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर H और K, C लिखा है मैंने इसको, H और K ले लिया। इसकी बाउंड्री पर कहीं एक पॉइंट है, P पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए X और Y। अगर मैं P और C को ज्वाइन कर दूं PC, तो PC को हम क्या जानते हैं, R होता है ना, PC इज इक्वल टू R। हम लोग मॉडुलस का साइन भी लगा सकते हैं क्योंकि ये हमेशा डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव साइन के साथ ही होती है। अगर आपको R फाइंड आउट करना है तो आप लोग किस तरह से करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 पॉइंट्स है तो आप लोग R के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, या R स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से आगे जो आप लोगों को प्रीवियस कहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, सेम हमने वही किया। दोनों x कोऑर्डिनेट को लिया, उनका नेगेटिव साइन डिफरेंस करा, उसका स्क्वायर प्लस दोनों y लिए, y का डिफरेंस करा, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई किसकी, सर्कल की इक्वेशन। अब सर्कल की एक अनदर इक्वेशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं, वो क्या होती है, बेटा ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, ऐसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये जनरल इक्वेशन है मेरे पास सर्कल की, तो इसके जो सेंटर होंगे वो होंगे मेरे पास -g और -f। क्लियर? ऐसे यदि इसकी रेडियस की बात करें, रेडियस मतलब r इसकी होगी कितनी, √g² प्लस f² माइनस c। r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c इज इक्वल -c। अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन की फॉर्म में दिया और वहां क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइंड इट्स सेंटर या रेडियस, तो हम लोग इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास यदि इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है तो हम लोग इसकी कंपेयर करके तब कर सकते हैं। फिलहाल सर्कल के लिए इतना ही है। सर्कल की डेफिनेशन कहाँ से आया, आप लोगों को पहले ही आता था कि हाँ ये डिस्टेंस r होता है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना आता था, केवल वहां से रिलेट कर लिया। एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का भी पता चल गया कि वहां से सेंटर और रेडियस क्या होंगे। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। पुट द वैल्यू इन इट। x माइनस h की वैल्यू कितनी है, 0, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r फॉर रेडियस 2 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, डेट मीन्स ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इट्स अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सेम है, 5th भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज होकर है। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 देख लेते हैं। क्लियर? ये आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो बेटा। इन क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको यहाँ सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करने हैं, तो सीधा सीधा इसकी तो कंपेयर कर दो मैं। ऑन कंपेयरिंग x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो माइनस h, देखो h की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 5 या -5? क्लियर? k की वैल्यू कितनी आ गई, -3। माइनस k और -3 है, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। सेंटर आ गया आपके पास -5 एंड 3, सेंटर -5, 3। बात आती है रेडियस की, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी था, हम लोगों ने इजिली कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा किसी अलग तरह की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। यहाँ तक समझ में आ रहे हैं ना, 1 to 5 क्वेश्चन एंड देन 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास जो इक्वेशन है वो ओपन फॉर्म में है। दैट मीन्स 7 में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। सिंपली एक तो मैं इसको x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर वाली फॉर्म में बनाऊं, तो दैट मीन्स मुझे इसमें कुछ चीजें ऐड करनी होंगी, सब्ट्रैक्ट करनी होगी। जैसे अगर मैं ये वाला पार्ट लूँ x स्क्वायर, ये इन दोनों में x स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ पर क्या चीज ऐड की जाए कि ये होल स्क्वायर बन जाए, तो 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। जब मैंने 2 ऐड करा तो इसमें 2 क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट भी करूंगी, 4 लिख दिया। सेम y वाले को देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y। इन दिस केस क्या आ रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कितना ऐड करना चाहिए, कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए इस केस में हमारे पास, कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है 2ab की होती है ना, ये वैल्यू हमारे पास 2ab की वैल्यू होती है। 2ab इज इक्वल टू मेरे पास कितना था, 4x। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू तो x है, तो a तो x से चला गया। अब 2b, b इज इक्वल टू कितना आ गया था मेरे पास निकल के 2, तो मैंने b की वैल्यू ले ली थी, b को स्क्वायर कर दिया था।
सेम ऐसे यहाँ पर यदि मैं करूँ 2ab इज इक्वल टू -8y, y मेरे पास एक ही फॉर्म में है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है b इज इक्वल टू 4। तो डेट मीन्स यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, इज इक्वल टू 0। ये बन गया मेरे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया यहाँ से y माइनस 4 का होल स्क्वायर बेटा, और ये आगे आ गया माइनस का 4 माइनस का 16 20 और 45 माइनस का 65 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इज इक्वल टू 65। अब आप लोग इसकी कंपेयर कर लीजिए, h की वैल्यू और k की वैल्यू तो ये रही 2 और 4, और रेडियस कितनी आ गई √65। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड अभी मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जनरल इक्वेशन से कर सकते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा, जनरल इक्वेशन से डायरेक्ट से देखते हैं कैसे करेंगे, वही ऑन कंपेयरिंग करके करेंगे हम लोग। चलिए जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। ऑन कंपेयरिंग x² + y² + 2gx 2fy + c इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर करनी है, और सेंटर क्या होता है बेटा मेरे पास, इन दिस फॉर्म सेंटर होता है -g एंड -f, -g और -f। तो हम लोग 2gx की कंपेयर किससे कर दें, इससे। देखिए 2gx इज इक्वल टू कितना है मेरे पास -4x, तो यहाँ से देख लीजिए g की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास निकल के, g इज इक्वल टू -2। सेम ऐसे ही मैं 2fy की कंपेयर इससे करती हूँ, तो 2f इज इक्वल टू आ गया मेरे पास -8, डेट मीन f इज इक्वल टू निकल के आ गया बेटा -4। तो सेंटर क्या हो गया आपके पास 2 और 4, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे -g और -f, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सेंटर आएगा 2, 4। अब बात आती है रेडियस की। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू √g² + s² माइनस का c बेटा। पुट द वैल्यू, g की वैल्यू कितनी है बेटा -2, -2 का स्क्वायर करा 4, f की वैल्यू कितनी है -4, -4 का स्क्वायर करा 16, एंड c c की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर -45, तो माइनस माइनस प्लस ऐड कर दिया √60। तो योर चॉइस, आप चाहे जनरल से करो या पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके x माइनस h का होल स्क्वायर + y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² से कंपेयर कर देगा। योर चॉइस, जैसे आप चाहें वैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं।